Hello my dear students. So today we will start with the next disease, that is cancer. Last lecture में हम लोगों ने AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome से related discussions किए थे. हम लोगों ने उसके वायरस का स्ट्रक्चर, एड्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन मोड, रेप्लिकेट किस तरह करता है वो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद, और फिर किस तरह टी हेल्पर सेल्स पर अटैक करके हमारी इम्यूनिटी को अल्टीमेटली डाउन कर देता है. ठीक है, दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. होप आप लोगों ने लेक्चर रिवाइज किया होगा और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज द की टू गेट अ सीट इन योर नीट एंट्रेंस एग्जाम. ओके, तो इसलिए जब भी आप लोग कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं इन वॉट एवर सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो हमेशा उस टॉपिक को ये पहचानने का क्या तरीका है कि आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हुआ है कि नहीं. जस्ट गो थ्रू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अगर आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, नॉट 100%, एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चंस डैम कर पा रहे हैं फर्स्ट टाइम में, फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो 80-90% तक अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चंस को सही, तो इसका मतलब यू आर गुड विद दैट टॉपिक. ठीक है, तो आज हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैंसर. इसके बाद इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाएगा, दैट इज़ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़. उसे भी हम आज के लेक्चर में फिनिश करने का ट्राई करेंगे एंड देन वी विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड की बात करें कैंसर, तो यू नो, जैसा मैंने आपको एड्स में कहा था, वैसे ही कैंसर भी एक वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है. यू ऑल नो दिस. कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में इसके कई सारे पेशेंट्स हैं. लोगों को आए दिन कैंसर के अलग अलग टाइप्स आप लोगों को पता है. बहुत जितने भी ऑर्गन्स आप लोग पढ़ते हैं, लंग्स कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, इवन यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेन कैंसर भी होता है, ब्लड कैंसर द मोस्ट कॉमन वन. ठीक है, बोन मैरो कैंसर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैंसर्स लोग फेस कर रहे हैं. कुछ कैंसर्स में तो स्पेसिफिक रीजंस आप लोगों को पता हैं, जैसे कि जो बैड हैबिट्स हैं लोगों की, लगातार टबैको को च्यू करना या स्मोकिंग करना, उस वजह से कैंसर होते हैं. कुछ रीजंस आपको पता है, जैसे कि रेडिएशन, जो लोगों को जॉब वाइज या प्रोफेशनली रेडिएशंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी भी कैंसर के रिस्क में रहती है. ठीक है, बट कुछ केसेस में ना रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ना ही उनको कोई बैड हैबिट है, बट फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, पर्सन्स को कैंसर हो जाता है. तो इसके क्या रीजंस हैं, वो क्या मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल सेल्स, जो अभी तक नॉर्मल तरह से डिवाइड कर रही थी, वो अचानक से अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करने लगती हैं और हमें ये डिजीज़ हो जाती है. इसका क्या रीज़न है वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर, कार्सिनोजेंस जिन्हें हम कहते हैं, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. एंड कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट अप्रोचेज अवेलेबल हैं कैंसर के इफेक्ट को कम करने के लिए. अगेन, कैंसर भी एक डेडली डिजीज़ ही है बच्चों. कैंसर में एक बार कैंसर होने के बाद उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, डेथ होती है. चाहे से आप लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अगेन, अगर इनिशियल स्टेज पर कैंसर का पता चल जाए तो. अदरवाइज एक बार कैंसरस चेंजेस बॉडी में स्टार्ट होने के बाद पर्सन की डेथ होना तय है. ठीक है, जैसा कि हमने एड्स में और कई सारे डेडली डिजीज़ में पढ़ा. ठीक है, यू ऑल रिमेंबर कैंसर को हमने किस डिजीज़ में कैटेगराइज किया था. इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है कैंसर, एक्सेप्ट वेरी रेयर फॉर्म्स ऑफ कैंसर, जैसे कि कुछ वायरसेस से कैंसर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट अदरवाइज ज़्यादातर कैंसर्स जो आपने सुने हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस. बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर क्रिएट हो रहा है. क्या होता है एक्चुअली में, अगर बहुत शॉर्ट में आप कैंसर को समझें तो कैंसर एक्चुअली में एक सेल्स का मास है जो कि अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रही हैं हमारी बॉडी में, और ना सिर्फ डिवाइड कर रही हैं बल्कि नॉर्मल सेल्स के साथ कॉम्पीट कर रही हैं. ना उन्हें खाना खाने दे रही हैं, ना उन्हें काम करने दे रही हैं, ना ही खुद काम कर पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी सिर्फ किस में लगा रखी है, डिवीज़न में. सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, और उनके इस डिवीज़न के चक्कर में उनका मैचुरेशन तक नहीं हो पा रहा है. कैंसरस सेल्स जो हैं, हम कहेंगे कि यार कैंसर का मतलब होता है कि जब कोई भी सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करे और एक मास ऑफ सेल्स क्रिएट हो जाए. तो कई बच्चे सोचते हैं कि अच्छी बात है, हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, तो सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो फिर सेल्स फंक्शन भी ज़्यादा करेंगी, फिर तो उस ऑर्गन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. बट नहीं बच्चों, ये जो सेल्स का नंबर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो ये सेल्स हमारे किसी काम की नहीं है, बिकॉज ये इमेच्योर सेल्स हैं.
इनका मैच्योरेशन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल को रिपीट करते जा रही हैं, उससे एग्जिट नहीं कर पा रही हैं, और इनका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जो मैच्योरेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लस जब ये डिवाइड कर रही हैं तो यू ऑल नो दैट सेल डिवीजन इज हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इनको इनकी एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सारी की सारी एनर्जी जो है वो इनके डिवीज़न में ही यूज़ होने लगती है। तो जो भी नॉर्मल सेल्स हैं, जो पहले से डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं इस ऑर्गन में, ठीक है, उनको क्या होगा, उन सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, उन सेल्स को फूड सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारा का सारा फूड कहाँ एनर्जी देने में बिजी हो गया है, डिवाइडिंग सेल्स को, जो इमेच्योर एंड अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रही हैं, अनकंट्रोल्ड डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या कॉन्सिक्वेंस होगा बच्चों इसका, कि हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट में कैंसरस ग्रोथ हो रही है उस पार्ट में सेल्स लगातार अपना नंबर बढ़ाएंगी, बॉडी का सारा एनर्जी, फूड, ऑक्सीजन सब इन सेल्स को डिवाइड करने में वेस्ट हो जाएगा। ना ये सेल्स फंक्शनल हैं बिकॉज ये डिफरेंशिएट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, और ना नॉर्मल सेल्स को काम करने देंगी। तो नॉर्मल सेल्स से फूड के लिए कॉम्पीट करेंगी तो नॉर्मल सेल्स ऑल्सो स्टार्ट टू डाई। ठीक है, तो इस तरह से उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी अफेक्ट हो जाएगी एंड दैट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, शॉर्ट में आपको समझ आया कि कैंसर एक्चुअली क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम मेंशन करते हैं कि आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा बच्चों, ट्यूमर। हाँ, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड, वेरी कॉमन, ट्यूमर। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि कैंसर और ट्यूमर इज़ द सेम थिंग। नो डाउट, मोर और लेस दोनों सेम हैं, बट अगर हम टेक्निकली देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कभी भी हर ट्यूमर को कैंसर नहीं कह सकते। ट्यूमर क्या होता है बच्चों, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रही हैं और उनका एक प्रोलिफरेटेड कंटिन्यूस प्रोलिफरेट कर रही हैं वो, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब अपना नंबर बढ़ाना, और इस कंटिन्यूस प्रोलिफरेशन की वजह से एक मास ऑफ सेल्स क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको आप अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हो नहीं पा रही है सेल्स यहाँ पर। तो ये जो मास ऑफ सेल्स क्रिएट हो रहा है बॉडी में, इस मास ऑफ सेल के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ट्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा था, फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, तो क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा कि जो ट्यूमर है, जो नॉर्मल हम ट्यूमर वर्ड यूज़ करते हैं, ये कोई भी सेल्स का एक अनकंट्रोल्ड डिवाइडिंग मास हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैले। यानी कैंसर वर्ड कैंसर वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, कैंसर इज़ द ट्यूमर, कैंसर इज़ द ट्यूमर विच शो मेटास्टेसिस। अभी आप ये वर्ड पढ़ेंगे आगे, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वर्ड का मतलब होता है बच्चों किसी भी इस कैंसरस ग्रोथ का, इस ट्यूमर का, के सेल्स का एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना। यानी जिस भी ऑर्गन में ये ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इस ट्यूमर में से कुछ सेल्स स्लफ ऑफ हो जाएं, इससे टूटकर गिर जाएं, और जो भी इसके आसपास ब्लड वेसल्स हैं उनमें एंटर करें, और उन ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू किसी और ऑर्गन पे पहुंचकर वहाँ पे लैंड करें, ब्लड में घूम रही हैं और ब्लड वेसल में से निकलकर किसी दूसरे ऑर्गन में एंटर कर गई, और वहाँ पर जाकर भी अगेन अपना यही नेचर स्टार्ट कर दें, यानी डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करें, उनको फूड की सप्लाई ना होने दें, और उस पर्टिकुलर जगह पर भी एक ट्यूमर क्रिएट कर दें। तो अगर ट्यूमर मेटास्टेसिस शो कर रहा है, तब आप ऐसे ट्यूमर्स को क्या कहते हैं बच्चों, कैंसर, ठीक है। और जो दूसरे टाइप, और जो ये कैंसरस ट्यूमर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप पढ़ेंगे, इनको ही मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, अभी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ट्यूमर्स के दो बेसिक टाइप्स होते हैं, मेजर टाइप्स, जिसमें से ये जो मैंने कैंसरस ग्रोथ का ट्यूमर आपको बताया है, दैट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। और अगर जो दूसरे टाइप के ट्यूमर्स हैं, जिनको हम कैंसर नहीं कहते हैं जनरली, जो अपने ही प्लेस पे कन्फाइंड रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी मूव नहीं करती हैं उनकी सेल्स, जहाँ है उसी एरिया में लिमिटेड रहेंगे, नो डाउट दे ऑल्सो शोइंग द अनकंट्रोल्ड डिवीजन, बट वो जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो अपने ही प्लेस पर कन्फाइंड रहेंगी, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा रही हैं, दे आर नॉट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। तब ऐसे ट्यूमर्स को आप कैंसर नहीं कहेंगे। सच ट्यूमर्स आर सिंपली कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स।
और जनरली बिनाइन ट्यूमर्स को कैंसर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इट इज़ नॉट अ कैंसर। ठीक है, क्लियर। तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली मतलब इस टॉपिक में हम एक्चुअली कैंसर, जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी में कैंसरस ट्यूमर्स को क्रिएट करते हैं, कौन कौन से मेजर टाइप्स हैं कैंसर के। वैसे तो कैंसर मैंने आपको कहा बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, इसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन भी होता है अलग से कैंसर का, बट कुछ मेजर टाइप्स मैं आपको बताऊंगी कैंसर के, जो टर्म्स आपको नीट में ऑप्शंस में कॉमनली मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, माइलोमा, इस तरह के कई सारे टर्म्स हैं जो कई बार ऑप्शंस में कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन में होते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऑफ कैंसर, ठीक है, क्लियर। तो आपको इन शॉर्ट ही मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है कैंसर का कि कैंसर एक्चुअली क्या है एंड हाउ दिस टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म ट्यूमर, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसे रब कर देती हूँ और फिर हम नोट्स बनाकर प्रॉपरली कैंसर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम कैंसर की डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज एग्जैक्टली कैंसर। अच्छा, उससे भी पहले आप जो अपने नोट्स में हेडिंग डाल रहे हैं कैंसर, वहाँ पे एक टर्म लिख दीजिएगा बच्चों, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। जैसे आप अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी, एग्जैक्टली वैसे ही कहीं भी अगर आपको ऑन्को वर्ड मिले, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं दे आर कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, या हमारी बॉडी में जो ऐसे जीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर दे आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स, है ना। तो कहीं भी आपको ऑन्को वर्ड अगर मिल रहा है तो दैट इज द टर्म इट इज यूज्ड विद इन रिलेशन टू कैंसर, ठीक है। तो व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी सिंपली द स्टडी ऑफ कैंसर, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम कैंसर की, ठीक है। ऐसे कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझने के लिए लिखवा रही हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आपको पता रहे एग्जैक्टली व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर इज अ मेलिग्नेंट, अभी मैंने आपको ये वर्ड बताया, मेलिग्नेंट मीन्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकती हूँ सेल्स, ठीक है। तो कैंसर इज अ मेलिग्नेंट मास ऑफ सेल्स, मेलिग्नेंट ग्रोथ कह सकते हैं, मेलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, ठीक है। कैंसर इज अ मेलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ टिश्यूज अकर ड्यू टू, क्यों हुई ये मेलिग्नेंट ग्रोथ? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन्वेडिंग, और दूसरी खास बात इन्वेडिंग सराउंडिंग टिश्यूज। कैंसर वर्ड आप तभी यूज कर सकते हैं जब वो जो मास ऑफ सेल है वो सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वेड कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो अपने ही जगह पर कन्फाइंड है तो फिर आप उसे ट्यूमर कह सकते हैं, कैंसर नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम, ये तो हमने कैंसर को डिफाइन किया है, ठीक है, हम साथ में ट्यूमर की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों की, एग्जैक्टली ट्यूमर क्या होता है, व्हाट इज ट्यूमर। ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल, is a mass of cell dividing in uncontrolled manner, सेम जो ऊपर लिखा हमने अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रही हैं, अनकंट्रोल्ड मैनर, बट मे और मे नॉट इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज। दोनों तरह के ट्यूमर हो सकते हैं, हो सकता है वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड कर रहे हों, हो सकता है नहीं कर रहे हों। अगर कर रहे होंगे वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड बच्चों, तब तो वो कहलाएंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, हम पढ़ेंगे इनके बारे में अभी। और अगर वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही प्लेस पर लिमिटेड हैं, तो ऐसे ट्यूमर्स को आप कहेंगे बिनाइन ट्यूमर्स। समझ गए हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और बिनाइन ट्यूमर्स। और यही जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं यही एक्चुअली में कैंसर कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर। कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से।
जिससे कभी भी आगे जाकर ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके दिमाग में। चलिए देन अब हम देखते हैं कैंसर का मैकेनिज्म कि किस तरह से ये ग्रो किया, क्यों सेल्स ने, ऐसा क्या चेंज हुआ सेल में कि सेल्स ने अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करना शुरू कर दिया। भाई नॉर्मली तो हम सबको पता है कि अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह तो होते नहीं हैं। ये भी एक नेचर का गिफ्ट ही है हमें कि हमारे बॉडी में टिश्यूज़ कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं। जब अनकंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कैंसर जैसी भयानक डिजीज़ को फेस करना पड़ेगा हमारी बॉडी को। तो अगर नॉर्मली हमारे बॉडी में सेल्स हमेशा कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है उतना ही डिवाइड करते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कैंसर में कि हमारे टिश्यूज़ ने, हमारी सेल्स ने अनलिमिटेड वे में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दिस डिजीज़? ठीक है, देखें इसको समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझना पड़ेगा बच्चों, दैट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ध्यान से समझिएगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड से रिलेटेड चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है देखिएगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स। ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है बच्चों सेल्स की, जिसमें जब सेल्स डिवाइड करने लगती हैं, जैसे मान लीजिए एक सेल है और ये सेल साइकिल में एंटर कर रही है 2 से 4 फिर 8, अपना नंबर बढ़ाते जा रही है, ठीक है। तो अगर ये सारी सेल्स, ये वाली जो सेल है इसने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाई, इन दोनों ने डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाई, चारों डिवाइड कर रही हैं, फिर जो 8 बनेंगी वो सबके सब डिवाइड कर रही हैं, फिर वो 16 जो बन रही हैं वो भी सारी डिवाइड कर रही हैं। अगर कंटिन्यूअसली हर डॉटर सेल डिवाइड करती रहेगी विदाउट गेटिंग डिफरेंशिएटेड, तो क्या होगा, ये डिवीजन कभी रुकेगा ही नहीं और हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो सारी सेल डिवीजन में वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्स क्यों डिवाइड कर रही हैं? डिफरेंशिएट होने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो जैसे जैसे हमारी सेल्स में नंबर बढ़ता जाता है और जो सेल है वो अपने चारों तरफ दूसरी सेल्स के कांटेक्ट में आती जाती है, ठीक है। तो एक सेल जितनी ज़्यादा सेल्स के कांटेक्ट में आती है तभी वो अपना डिवीज़न करना रोक देती है। किसी एक सेल के लिए दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आना क्या है? एक सिग्नल है कि अब हमने कई सारी डॉटर सेल्स क्रिएट कर दी हैं, अब सेल्स को एनर्जी को यूटिलाइज करने दो, उन्हें डिफरेंशिएट होने दो, उन्हें अपना फंक्शन करने दो और कुछ समय के लिए डिवीज़न को रोक दो। तो जैसे जैसे सेल्स, जैसे ये सेल है, ये अपने चारों तरफ बहुत सारे सेल से घिर गया, 3D में इमेजिन करें आप, ठीक है। ये सेल है, ये अपने चारों तरफ जब तक ये सराउंड नहीं होता सेल से तब तक डिवाइड करता रहेगा। जब इसे लगेगा नाउ आई एम सराउंडेड बाय इनफ नंबर ऑफ सेल्स, तो इट ऑटोमेटिकली स्टॉप द डिवीजन, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स जो होती हैं हमारी, उन सबके पास एक प्रॉपर्टी होती है, विच प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? कि व्हेन अ सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स देन इट स्टॉप टू डिवाइड। When a cell comes in contact with other cells, ठीक है, with other cells, it stop to divide। अपने आप ही वो डिवाइड करना स्टॉप कर देती है, जो कि ज़रूरी है, और फिर वो मेच्योर होकर डिफरेंशिएट होकर अपने दूसरे फंक्शंस करने लगती है, ठीक है। क्या ये एक ज़रूरी प्रॉपर्टी नहीं है सेल के लिए? एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है? बिल्कुल है। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी सेल के पास तो फिर वो डिवाइड करती ही जाएगी, मेच्योर नहीं होगी, डिफरेंशिएट नहीं होगी और हमारी बॉडी में फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हर सेल के पास होना ज़रूरी है, यस और नो। किसकी प्रॉपर्टी है ये? नॉर्मल सेल्स की। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है हमने कैंसर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पढ़ा था तो ये कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैंने क्लियरली यहाँ लिखा है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स, इट इज़ अ नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स, ठीक है, क्लियर। अब कैंसर में हुआ क्या देखना कि जो कैंसरस सेल्स है ना, दे लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए तो वो सेल्स कैंसरस सेल में ही कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारी ही बॉडी की सेल हमारे लिए दुश्मन बन जाएंगी, बिकॉज दे स्टार्ट टू डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर। वो कितनी भी सेल के कांटेक्ट में आ जाएं, वो डिवाइड करना स्टॉप ही नहीं करेंगी, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग डिवीज़न चलता रहेगा। सेल्स अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे
उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं रहेगा कि हम कितनी सेल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। सेल्स विल नॉट स्टॉप डिवीजन even after coming in contact with other cells, in contact with other cells। ठीक है, समझ रहे हैं हम बात को कि जो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी सेल्स में होनी चाहिए थी, कांटेक्ट में आने पर इनहिबिट हो जाना, रुक जाना, दैट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देयर विल बी what will be created, there will be creation of a tumor, जो कि अगर स्लफ ऑफ मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी भी शो करेगा तो फिर वो एक तरीके का मेलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर होगा। ठीक है, क्लियर। एक चीज़ और कि ये जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की, आपको पता है हमारी बॉडी में हर सेल की किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जीन्स। तो यहाँ पर भी सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए पर जो जीन्स हैं, तो सम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉपर्टी, दिस कांटेक्ट इनहिबिशन। तो अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हुई है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कहीं ना कहीं उस जीन में म्यूटेशन हुआ होगा ना। जो जीन कांटेक्ट इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए किसी भी वजह से, वो वजह क्या हो सकती है वो अभी हम कॉजेज ऑफ कैंसर्स में देखेंगे, कार्सिनोजेंस जिनको कहते हैं। ठीक है, बट किसी भी वजह से वो फिजिकल कॉज हो सकता है, कंटिन्यूस रेडिएशंस का एक्सपोजर हो सकता है, हीट एक्सपोजर हो सकता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, अगर सेल्स लगातार उन केमिकल्स के कांटेक्ट में रहें तो सेल्स के जो जीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कांटेक्ट इनहिबिशन, दे लॉस दिस प्रॉपर्टी, उनमें चेंजेस हो जाते हैं। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी लॉस्ट होगी तो क्या होगा? हमारी सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी की, वही हमारी दुश्मन बन जाएंगी, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर रही हैं और डिवीज़न में हमारी बॉडी की सारी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, जिससे ना हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी, ना वो ऑर्गन पर्टिकुलरली फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जिससे आपको रिलेट कर पाएंगे कि कैंसर को हमेशा जीन्स के साथ कोरिलेट क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सेल्स की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये जीन्स की वजह से ही होती है। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आई, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह कैंसर बॉडी में डेवलप होता है। जब किसी भी फैक्टर की वजह से कोई सेल्स जो हमारे बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं, दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, देन दे शो कैंसरस ग्रोथ। ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट से। ठीक है बच्चों, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और एड ऑन करूँगी मैं। आप लोगों ने जब 11th स्टैंडर्ड में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा तो शायद वहाँ पर आपने टेलोमियर, कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं क्रोमोसोम के एंड्स पर, उनके बारे में पढ़ा होगा। उनका भी कैंसर से कोरिलेशन है, वो भी हम यहीं पर नोट कर लेते हैं मैकेनिज्म में। ये जो आप टेबल के फॉर्म में लिख रहे हैं उसमें आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल। ये जो हम टेबल बना रहे हैं, दिस इज अबाउट नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने देखी नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी है। अब दूसरी एक प्रॉपर्टी समझिएगा जिसकी वजह से कैंसरस चेंजेस सेल्स में देखे जाते हैं, क्यों सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करती हैं। उसका एक रीज़न और है बच्चों, दैट इज सम स्पेशल सीक्वेंसेस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। समझिएगा, जैसे अगर ये एक नॉर्मल सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस, ये इसका डीएनए। ठीक है, डीएनए को मैं यहाँ पर एक बार क्रोमोसोम की फॉर्म में बना देती हूँ। ये इसका क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, क्लियर। डिपेंड करेगा कौन सी सेल है, किस स्पीशीज की है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे हम टेलोमियर समझ रहे हैं क्या होता है। तो जो भी इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी नॉर्मल सेल में, तो उनमें क्या होता है बच्चों कि क्रोमोसोम के जो एंड पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के जो एंड पार्ट्स होते हैं उन पर नेचर ने एक स्पेशल सीक्वेंस बनाई है जिसका नाम है टेलोमियर। इन स्पेशल सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं बच्चों? हम टेलोमियर। और टेलोमियर आप यूँ समझ लीजिए, व्हाट इज टेलोमियर? टेलोमियर इज द कैप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो एंड्स हैं उन पे दोनों एंड्स पर हमने टोपी लगा दी है, नेचर ने टोपी लगा दी है, कैप लगा दी है फॉर द प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन? क्योंकि सेल में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका ये नेचर होता है कि उनके जो एंड्स हैं वो कभी कभार आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, और अगर क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो सेल सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी, सेल की एजिंग हो जाएगी और सेल विल डाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या कह रही हूँ मैं आपको कि क्रोमोसोम्स के एंड्स पर
क्रोमोसोम के एंड्स पर कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, वही डीएनए की ही सीक्वेंसेस हैं, बट वो सीक्वेंसेस क्यों ज़रूरी हैं? टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स। टेलोमियर क्या है? टेलोमियर प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम्स का फ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए? दे प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि अगर ये फ्यूजन हुआ, अगर क्रोमोसोम आपस में फ्यूज कर गए, क्रोमोसोम के एंड्स एक दूसरे से बाइंड हो गए, तो क्या होगा? सेल डिटेरियोरेट हो जाएगी, सेल की एजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी और फाइनली दिस सेल विल डाई, ठीक है। तो टेलोमियर क्या कर रहा है? टेलोमियर प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, विच इज एसेंशियल टू स्टॉप एजिंग ऑफ सेल, ठीक है। एजिंग ऑफ सेल्स, सेल्स की एजिंग ना हो, सेल्स डिटेरियोरेट ना हो, जब तक ज़रूरत है हमारी बॉडी में तब तक सेल्स, जब जैसे उनका 24 आवर्स का जो आपको पता है एक सेल साइकिल होता है, तो वो कंप्लीट होने पर दोबारा से वो डिवाइड करें, डॉटर सेल्स बनाएं और ये साइकिल चलता रहे, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे बताइए, क्या हमारी बॉडी की हर सेल में हर वक्त ये टेलोमियर क्रोमोसोम के एंड्स पर प्रेजेंट रहेगा? तो फिर इसका मतलब तो हमारी बॉडी में कोई भी सेल कभी भी मरनी ही नहीं चाहिए, सेल्स की एजिंग तो होनी ही नहीं चाहिए, बस सेल डिवाइड करके नई सेल बना देनी चाहिए। तो हर 24 घंटे में अगर बॉडी की सारी सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी, डिवाइड करेंगी, या ज़रूरत पड़ने पर कभी भी सेल की डेथ नहीं हो रही है, तो फिर हमारी बॉडी में सेल्स खत्म तो होंगी ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। एक टाइम के बाद आपको पता है सेल्स की एजिंग भी होती है, सेल्स खत्म भी होती हैं, उनको फिर डिकम्पोज कर दिया जाता है और दूसरे जो यंग सेल्स हैं वो दूसरे सेल से फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए नेचर ने क्या डिज़ाइनिंग की हमारी नॉर्मल सेल्स में, कि नॉर्मल सेल्स में जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाती हैं वैसे वैसे ये जो टेलोमियर्स की लेंथ है ना बच्चों, ये अपने आप शॉर्ट होती जाती है, यूँ समझ लीजिए कैप घिसती जाती है। ये जो टोपी है क्रोमोसोम्स पर के एंड्स पर, उनके फ्यूज़न को रोकने के लिए इन टेलोमियर्स की शॉर्टनिंग होती जाती है। और अगर ये टेलोमियर धीरे धीरे शॉर्टन होते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कैप गायब हो जाएगी, क्रोमोसोम्स का फ्यूज़न हो जाएगा और सेल डिटेरियोरेट हो जाएगी, एजिंग हो जाएगी एंड सेल विल डाई, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। ज़रूरी है ना ऐसा होना भी। और प्लस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो टेलोमियर हैं, इनको बनाने के लिए, टेलोमियर को लगातार मेंटेन करने के लिए, इनकी एक्टिविटी के लिए एक एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है सेल्स में, दैट इज टेलोमेरेज एंजाइम, ठीक है। यानी एक बार दोबारा समझते हैं हम क्या पढ़ा हमने, कि हमारी सबकी सेल में एक एंजाइम है दैट इज टेलोमेरेज एंजाइम। ये एंजाइम टेलोमियर्स को बनाता है और इनको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कब तक? जब तक उसे सेल को फंक्शनल रखना है, जब तक उसे सेल को ख़त्म नहीं होने देना है। जैसे जैसे सेल एजिंग के प्रोसेस की तरफ मूव करती है, दिस टेलोमेरेज एंजाइम एक्टिविटी विल बी स्लो डाउन, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि जैसे जैसे सेल की, यहाँ पे हम एक और चार्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे जैसे सेल की एजिंग होगी एजिंग ऑफ सेल विल लीड टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज, ठीक है। और अगर टेलोमेरेज की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर, टेलोमियर की शॉर्टनिंग होती जाएगी, यस और नो। और अगर टेलोमियर की शॉर्टनिंग होगी तो क्या होगा? फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट। और अगर क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे अभी, अगर क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन सेल विल डाई, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम लीड टू डेथ ऑफ सेल, विच इज एसेंशियल और नॉट? बिल्कुल, हमारी बॉडी में सेल्स की एजिंग के बाद उनको खत्म करना भी जरूरी है, विच इज एसेंशियल प्रोसेस, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं ज़रा हम। टेलोमेरेज एंजाइम ने क्या किया? टेलोमियर का फॉर्मेशन करा, मेंटेन करवाया उसको, फॉर्मेशन ऑफ टेलोमियर। टेलोमियर प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टू प्रिवेंट एजिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट एजिंग। सेल, जब तक सेल नेचर चाहती है जब तक सेल की एजिंग ना हो तब तक टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी रहेगी हाई, और जब उस सेल की एजिंग करवानी है तो टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको?
अब कैंसर सेल्स में क्या हुआ होगा बताइए, सोच के बताइएगा कि कैंसर सेल्स में व्हाट दे शो हाई एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम और स्लो एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम। कैंसर सेल में हम क्या कह रहे हैं कि सेल्स की डेथ ही नहीं हो रही है, सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करे जा रही हैं, उनमें क्रोमोसोम के एंड्स का फ्यूजन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर क्रोमोसोम के एंड्स का फ्यूजन हो जाता तो फिर तो सेल मर जाती, और सेल मर जाती डिवाइड करना बंद कर देती, तो फिर अनकंट्रोल्ड डिवीजन कहाँ से होता, ट्यूमर क्रिएट ही नहीं होता, है ना। तो इसका मतलब कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी तो हुई लॉस्ट, बट टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, हाई। कैंसर सेल्स शो वेरी हाई एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम। जिन सेल्स में टेलोमेरेज एंजाइम बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है तो वहां पर टेलोमेरेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों, वो टेलोमियर की शॉर्टनिंग नहीं होने देगा, इट मेंटेन टेलोमियर फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। और इस वजह से फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो कैंसरस cells will continue divide and not die। कैंसर सेल्स मरती ही नहीं है, खत्म ही नहीं होती हैं बॉडी से। यही तो रीज़न है कैंसर को इतना डेंजरस डिसऑर्डर क्यों माना गया है। हमारी इतनी सारी थेरेपीज़ हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं कैंसर में, क्योंकि अगर हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट में एक बार इस तरह के कैंसर चेंजेस शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो सेल्स में कभी भी आप कोई भी ट्रीटमेंट दो, अगर आपने मान लीजिए 80% सेल्स को डिस्ट्रॉय कर भी दिया, 10 या 20% सेल्स रह गई, तो वो फिर से, क्योंकि उनमें टेलोमेरेज की एक्टिविटी हाई है, दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो वो फिर से क्या करेंगी, फिर से वो अपना मास ऑफ सेल क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगी, फिर वहाँ से सेल्स लफ ऑफ होंगी, किसी दूसरे एरिया में जाएंगी, वहाँ भी ट्यूमर क्रिएट कर देंगी, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैंसर सेल्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जिनकी वजह से ये सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। फर्स्ट, दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एंड सेकेंड, दे शो हाई एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम। इसीलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में टेलोमेरेज इनहिबिटर्स को भी यूज़ किया जाता है। आप लोग अगर नीट के क्वेश्चंस करते हो तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा लास्ट के कुछ ईयर्स में रिपीटेडली टेलोमेरेज इनहिबिटर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते कि टेलोमेरेज इनहिबिटर्स क्या हैं एक्चुअली में। तो टेलोमेरेज इनहिबिटर्स एक क्लास ऑफ ड्रग है, मेडिसिन हैं, जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए दी जाते हैं, कि अगर हम टेलोमेरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे कैंसर सेल्स में तो क्या होगा, दे स्टार्ट टू डाई, जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप भूल जाएंगे, आप यहाँ पर ये भी लिख लीजिए जो आपने टेलोमियर लिखा है। व्हाट इज टेलोमियर? टेलोमियर इज द स्पेशल सीक्वेंसेस, दे आर द telomeres are special sequences present at ends of chromosome, present at ends of chromosomes। क्या करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। और टेलोमेरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेलोमियर, ठीक है, फॉर्मेशन एंड ऑल्सो मेंटेनेंस, ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसे आपने। तो ये आपका हुआ कैंसर से रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी की, किस तरह हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स में ऐसे क्या चेंजेस हुए जिनकी वजह से वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद कि कैंसर के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहले ट्यूमर के टाइप्स डिस्कस करेंगे हम, जो बिनाइन और मैलिग्नेंट है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। और फिर हम कुछ मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ जी, बढ़े आगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपने पैथोफिजियोलॉजी का पूरा टेबल बनाया है, नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल, उसमें लास्ट में एक नोट डाल दीजिएगा बच्चों, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसका क्या समरी हमने निकाला कि जो कैंसरस सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इस प्रॉपर्टी को तो लॉस्ट करा, एंड शो हाई एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम, हाई एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम,
ठीक है, ये इस पूरे का, क्योंकि जब आप नीट के टाइम पर रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा टेबल पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप फटाफट से इसको ध्यान देखकर जा सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूरे पैथोफिजियोलॉजी की समरी निकल कर आई कि कैंसरस सेल्स में एक्चुअली क्या लॉस्ट हुआ और कौन सी चीज़ हाई एक्टिविटी शो कर रही है। ठीक है, फटाफट से इसको लिख लीजिए आप लोग। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट कैंसर के टाइप्स पर। पहले ट्यूमर के टाइप्स देखेंगे, फिर कैंसर के टाइप्स देखेंगे। पहले थर्ड पैथोफिजियोलॉजी के बाद टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ठीक है, मैंने आपको ट्यूमर और कैंसर में बेसिक डिफरेंस बता दिया है क्या होता है, तो आई थिंक अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। टाइप्स ऑफ ट्यूमर में दो तरह के ट्यूमर मैंने आपको बताए। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा। क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं बच्चों बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में? ये ट्यूमर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन कैंसर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है नॉर्मली, वो बात अलग है, कभी कभार इस तरह के वर्ड्स यूज कर दिए जाते हैं मिसकंसेप्शन में। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर क्या बताया मैंने आपको? दे रिमेन कन्फाइंड टू अ प्लेस, कन्फाइंड यानी लिमिटेड, उसी जगह पर रहेगा, कन्फाइंड टू अ रीजन, दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। ठीक है, वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है? दे शो प्रॉपर्टी of metastasis. What is metastasis? Very very important word. Spread of tumor cells from one region to other via blood और लिम्फ। जनरली ब्लड और लिम्फ के थ्रू मूव करती हैं, बाकी किसी और मोड से भी मूव कर सकती हैं। ठीक है, ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में फर्स्ट डिफरेंस हुआ। देन सेकेंड डिफरेंस इसमें क्या है कि बिनाइन ट्यूमर्स दे ऑलवेज ग्रो स्लोली, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से ट्यूमर क्रिएट हो गया, उसने पूरे उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर दिया, नहीं। बिनाइन ट्यूमर्स का जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है वॉर्ट्स। कभी कभार जो मस्सा नहीं हो जाता है ब्लैक कलर का छोटा सा, जो कि धीरे धीरे ग्रोथ शो करने लगता है, उसका साइज बढ़ने लगता है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी छोटा सा वॉर्ट है और अचानक अगर उसके साइज में इंक्रीज हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट टू अ डॉक्टर, और वो जनरली उसमें यही ऑप्शन देते हैं कि मे बी कहीं ये कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी इसने अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट किया है, तो उसको सिंपली एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू एक्साइज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे अगर वो बाई चांस कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो रही हूँ तो वो सेल्स वहीं पर स्टॉप हो जाए और आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर्स बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ शो करते हैं, दे ग्रो स्लोली, वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ग्रो फास्टर, बहुत तेजी से। आपने देखा क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, देन उसके अलावा फास्टर या रैपिडली, यू मे राइट रैपिडली ऑल्सो, दे ग्रो रैपिडली। ठीक है, देन उसके अलावा नेक्स्ट जो है बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर में एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं, दे रिमेन इंटैक्ट। वैसे तो एक ही बात है इंटैक्ट और कन्फाइंड की, वो अपनी जगह पर हैं, बट इंटैक्ट का मतलब कि बिनाइन ट्यूमर्स में से सेल्स की स्लफिंग ऑफ नहीं होगी, सेल्स टूटकर गिरेंगी नहीं और किसी और जगह पर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो दे रिमेन इंटैक्ट। वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है? सेल्स स्लफ्ड ऑफ फ्रॉम the main tumor and invade surrounding tissue, और दूसरे सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वेड करने लगती हैं। इन्वेड का मतलब आप सबको पता है, अटैक करने लगती हैं, जबरदस्ती एंटर करना किसी में, है ना, एंड इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू। क्लियर? सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन और हाँ, एक आप सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मैं बोल रही हूँ, बिनाइन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं, नॉन कैंसरस। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में अगर अनट्रीटेड रह जाएं, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो ही वो कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट होंगे, और अगर वो कैंसरस ग्रोथ शो कर रहे हैं तो फिर अब वो बिनाइन नहीं रहे, फिर उनको आप मैलिग्नेंट ट्यूमर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो दे आर नॉन कैंसरस वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर शो कैंसरस ग्रोथ।
ठीक है, कैंसर वर्ड का मीनिंग आप समझ चुके हैं अब। कैंसरस ग्रोथ मतलब वो मेटास्टेसिस शो करेंगे, सेल्स लफ ऑफ होंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज अगर ट्यूमर शो कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर और इट इज़ अ कैंसरस ट्यूमर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में। स्नैपशॉट लीजिए फटाफट से इसका। देन उसके बाद हम कैंसर के टाइप्स पढ़ लेते हैं, मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं कैंसर के। डन, ओके। मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर, इसमें आप ले लेते हैं ट्यूमर और कैंसर को अगेन आई एम सेइंग मिक्स नहीं कीजिएगा बच्चों। मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर, एनसीईआरटी में कैंसर के टाइप्स डिस्कस नहीं किए हैं बच्चों आप लोगों से, बट क्योंकि नीट में कॉमनली इस तरह के ऑप्शंस में आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर। तो सबसे पहले मेजर टाइप्स में फर्स्ट आता है आपका, टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं हम, इधर टाइप्स ऑफ कैंसर लिख लेते हैं और इधर उससे रिलेटेड टिश्यू। फर्स्ट है आपका कार्सिनोमा, सुना है आप लोगों ने ये वर्ड कार्सिनोमा? जनरली किसे कहते हैं हम? कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। जितने भी हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज या ग्लैंड्स एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज, उनमें अगर कैंसर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि स्किन कैंसर, ठीक है, और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्किन की किस लेयर में कैंसर चेंजेस शो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट उनकी डिटेल में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, वो सब स्किन कैंसर के ही टाइप्स हैं एक तरीके से, ठीक है। बाई चांस आपको अगर ऑप्शन में मिले स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा वर्ड देखकर ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इट इज़ अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एक लिख देती हूँ मैं, चलिए एग्जाम्पल, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। देन फिर होता है नेक्स्ट सार्कोमा। सार्कोमा टर्म हम कब यूज करते हैं बच्चों? दिस इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आप सबको पता है बोन्स से रिलेटेड कैंसर अगर होगा तो जैसे ऑस्टियोमा, ठीक है, या फिर कार्टिलेज में कोई भी कैंसर होगा, कॉन्ड्रोमा, या फिर और भी कई सारे हो सकते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू कैंसर में। जितने भी आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज हैं सारे आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स, फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इनमें से अगर किसी से भी रिलेटेड कैंसर हो रहा है तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सार्कोमा, ठीक है। बोन्स, जस्ट मैंने बोन्स के लिए एक टर्म लिख दी है, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एक्सेट्रा। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड, जस्ट आपसे कोई डिटेल नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन नेक्स्ट आता है सार्कोमा के बाद बच्चों एक होते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया वर्ड मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया था शॉर्ट में। ल्यूकीमिया वर्ड कब यूज करते हैं? कैंसर ऑफ WBCs स्पेशली। वैसे WBCs इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल ना, तो ब्लड से रिलेटेड है तो फिर सार्कोमा में आना चाहिए, बट इसके जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है बोन मैरो से, ठीक है। कैंसर ऑफ WBC स्टार्टेड इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में जो आपको पता है WBCs बनाने वाली जो सेल्स हैं वो अगर अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होना स्टार्ट कर दें तो WBCs का नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा ब्लड में, ठीक है। थोड़ा बहुत नंबर बढ़ता है न्यूट्रोफिल्स का या किसी भी WBC का, ल्यूकोसाइट्स का, तो उसको हम नॉर्मली इन्फेक्शन का एक इंडिकेशन मानते हैं। बट अगर वो नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाए, ठीक है, सडनली देयर इज अ मतलब लैक्स में पहुंचने लग जाए बहुत तेजी से, तो दैट मीन्स इट इज द इंडिकेटिव ऑफ ल्यूकीमिया। फिर अलग अलग कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं जिनसे कंफर्म होगा कि येस दिस इज अ WBC कैंसर, ठीक है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिसऑर्डर। अगेन कैंसर सारे ही लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, ठीक है। देन ल्यूकीमिया के बाद एक और जो आप ध्यान रखेंगे जो कॉमनली आपको नीट में मिलेगा, लिम्फोमा एंड माइलोमा। ये दोनों इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, आपको पता चल रहा होगा नाम से, लिम्फोमा लिम्फोसाइट्स है ना, जो हमने लिम्फेटिक टिश्यू जो हमने आपने पढ़ा था इम्यूनिटी में, और माइलोमा
माइलोमा बच्चों जो हमारी प्लाज्मा सेल्स, यानी आपको मैंने बताया था बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज बनाती हैं उनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। तो कभी कभार उन प्लाज्मा सेल्स का भी ट्यूमर हो जाता है जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, WBC सारी बढ़ रही हैं तो दैट इज ल्यूकीमिया। बट स्पेसिफिकली जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो प्लाज्मा सेल्स हैं, अगर उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है बॉडी में तो फिर दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ माइलोमा। तो लिम्फोमा एंड माइलोमा आर द कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम एंड प्लाज्मा सेल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वैसे तो बच्चों कोई एंड नहीं है इन टर्म्स का, बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, बट जो मेजर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं नीट में वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और एक लास्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। इसमें हमने लगभग सारे टिश्यूज इंक्लूड कर लिए हैं, है ना। हमारा एपिथेलियल टिश्यू आ गया, ग्लैंडुलर आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया। कनेक्टिव टिश्यू में ही हमने मसल्स मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मसल्स भी आएगा बच्चों, बोन्स, कार्टिलेज, फाइब्रस, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स। ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पर और बचा हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में जो कैंसर हो रहे हैं उनको अलग से कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज ब्रेन कैंसर या स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। इसमें एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज ग्लायोमा। अच्छा, दोबारा से लिख देते हैं, ये कौन सा कैंसर है, दिस इज द कैंसर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, नीट में आपको ऑप्शंस में मिल सकता है, दैट इज ग्लायोमा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं। जो मेजर टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस किए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि पेनक्रियाटिक कैंसर किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, तो दैट बिलोंग्स टू कार्सिनोमा, क्योंकि पैनक्रियाज एक ग्लैंड है ना, तो ग्लैंडुलर टिश्यू से रिलेटेड जो कैंसर है वो कार्सिनोमा में आएगा। ठीक है, मसल से रिलेटेड कोई कैंसर हो रहा है या बोन से रिलेटेड, कार्टिलेज, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज आप लोग पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड अगर है तो दैट इंक्लूडेड इन सार्कोमा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर WBCs को स्पेसिफाई किया है कि WBCs से रिलेटेड जो कैंसर है जहाँ पर कि हमारी ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस शो कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ही बच्चों जनरल लैंग्वेज में ब्लड कैंसर कहा जाता है, जो कि कैंसर की सबसे डेंजरस फॉर्म है। ठीक है, क्लियर। इसका स्नैपशॉट लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी में हम लोग नेक्स्ट आता है हमारा मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर के बाद कॉजेज ऑफ कैंसर। हमने मैकेनिज्म तो डिस्कस कर लिया कि किस तरह कैंसर हमारी बॉडी में, हमारी नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुई, बट वो फैक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने ये गड़बड़ काम किया हमारी बॉडी में, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी ही बॉडी की नॉर्मल सेल्स को हमारा दुश्मन बना दिया और उन्हें कैंसरस ग्रोथ करने पे मजबूर कर दिया। तो वो सारे फैक्टर्स जो इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कई बार हम इस तरह का वर्ड पढ़ चुके हैं, जैसे म्यूटेशंस कॉज करते हैं जो फैक्टर, म्यूटाजेंस, एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंस, एलर्जेंस। एग्जैक्टली वैसे ही कैंसर कॉजिंग जो सब्सटेंसेज हैं उनके लिए टर्म यूज किया जाता है बच्चों कार्सिनोजन। ठीक है, और कार्सिनोजेंस को याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम याद रख लीजिए आप लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन्हीं तीनों से कैंसर होता है। नहीं, इन तीनों से कैंसर नहीं होता, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ वायरसेस आते हैं। वैसे नॉर्मली आपको पता है कैंसर इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़, कैंसर को इन्फेक्शियस में नहीं रखते हैं क्योंकि कैंसर इन्फेक्शन के थ्रू नहीं हो रहा है, ये बॉडी में होने वाले कुछ एबनॉर्मल चेंजेस हैं जो जीन्स में हो रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी कुछ वायरसेस इस तरह के देखे गए हैं जिनकी इन्फेक्शन की वजह से कैंसर हो जाता है, बट दोज कैंसर्स आर वेरी वेरी रेयर, तो उन्हें हम बायोलॉजिकल में रखेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विथ सम जीन्स। और बाकी फिजिकल और केमिकल कार्सिनोजेंस कौन से हैं देखिएगा। फिजिकल कार्सिनोजेंस में आते हैं आपके, एक तो कांस्टेंट हीट, है ना, कॉन्स्टेंटली अगर कोई बॉडी का पार्ट हीट के कांटेक्ट में रहेगा लगातार, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं एक्सेस सनलाइट में नहीं निकलना चाहिए। आजकल तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से हमारी यूवी रेज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपको पता है, और यूवी रेज म्यूटाजेनिक होती हैं, है ना। तो यूवी रेज की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन सेल्स में म्यूटेशंस हो जाते हैं और वही सेम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, टेलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है एंड सेल्स बिकम कैंसरस। ठीक है, तो
अच्छा, इसका एक और बहुत कॉमन एग्जांपल आप सुनना चाहें अगर, तो कश्मीर में लोग ना कांगरी नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। वहाँ एक्सेस ठंड से बचने के लिए वो अपने क्लोथ्स के नीचे एक गर्म पॉट को कंटिन्यूसली रखते हैं जिससे उनको हीट मिलती रहती है। बट उस गर्म पॉट के कंटिन्यूस टच की वजह से उनके एब्डोमेन पार्ट पर जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली उस कांगरी के कांटेक्ट में रहने की वजह से कैंसर्स ग्रोथ शो करती हैं। तो वहाँ पर कांगरी से होने वाले कैंसर्स बहुत कॉमन हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट हीट इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच कैन कॉज द कैंसर। एंड सेकेंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल कार्सिनोजन इज द रेडिएशंस, है ना, रेडिएशन एक्सपोजर जो कि नहीं होना चाहिए। आपको पता है रेडिएशंस दो तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इन सब की डिटेल्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, आयोनाइजिंग क्या है, नॉन आयोनाइजिंग क्या है, तो दैट आई विल नॉट डिस्कस हेयर। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं आपके एक्सरे और गामा रेज, है ना, अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव रेज हैं। और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं उनमें आते हैं हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है ना आपके फिजिक्स में, वहाँ पे आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कौन कौन सी रेज होती हैं। तो वही जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, नीट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजिंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, और आपने आयोनाइजिंग वर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ रेडिएशन वर्ड पढ़ा और आप यूवी रेज टिक कर कर आ गए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो आयोनाइजिंग रेडिएशन पूछा है। तो आपको ऑप्शन में एक्सरे या गामा रे भी मिल जाएगा, तो वही आपको वहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, क्लियर। केमिकल्स में बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों, देर आर सो मैनी केमिकल्स विच कैन कॉज द कैंसर। सब द मोस्ट कॉमन वन इज निकोटीन। किसमें होता है निकोटीन? इन टबैको, है ना, निकोटियाना टबैकम, टबैको का साइंटिफिक नेम है ना। तो टबैको के प्लांट में, टबैको को किसी भी फॉर्म में अगर कोई यूज़ कर रहा है, चुइंग फॉर्म में, स्मोकिंग की फॉर्म में, ठीक है, उसका जर्दा गुटखा अलग अलग जिस भी फॉर्म में टबैको मार्केट में अवेलेबल है, अगर कोई पर्सन कंटिन्यूस उस टबैको को यूज़ करेगा तो टबैको में जो निकोटीन है उसकी बॉडी में जाएगा। जहाँ भी निकोटीन सेल्स के कांटेक्ट में रहेगा तो वो सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देगा एंड पर्सन विल सफ़र फ्रॉम कैंसर। ठीक है, निकोटीन के अलावा मस्टर्ड गैस भी एक बहुत कॉमन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो रोड्स बनाते वक्त सूट एंड कोलतार जो यूज़ होता है, तो जो लोग जैसे लोगों के हैंड्स अगर कंटिन्यूसली उस कोलतार के कांटेक्ट में रहेंगे तो हैंड्स में कार्सिनोजेनिक चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मैनी डाइज, जो डाइस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने एक बार डाई यूज़ किया और कैंसर हो गया। इनमें से जितने भी केमिकल फैक्टर्स हैं इनका कंटिन्यूस एक्सपोजर होना ज़रूरी है। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट इनके कंटिन्यूस एक्सपोजर में रहेगा तो दे विल शो द कैंसरस चेंजेस, दे अफेक्ट द जीन्स, जीन्स में म्यूटेशंस हो जाएंगे और म्यूटेशंस की वजह से कैंसरस चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इवन पेस्टिसाइड्स, आजकल हम बोल रहे हैं ना पता नहीं क्यों कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है बच्चों पेस्टिसाइड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए यू ऑल नो कि हमने बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, अभी भी कर रहे हैं प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड्स फूड चेन में एंटर कर चुके हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं और धीरे धीरे इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में इकट्ठी होती रहती है और इसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और भी कई सारे कुछ मेटल्स, कुछ हैवी मेटल्स, कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे एस्बेस्टॉस है, निकल है, ठीक है, इनकी वजह से भी अगर कंटिन्यूस इनका एक्सपोजर होगा तो इनकी वजह से भी क्या होता है, देयर में बी कैंसर। ठीक है, क्लियर। तो और भी ये लिस्ट आप कितनी भी लंबी कर सकते हैं, जो भी फैक्टर्स आपको मिले इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी दीज आर सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स विच कॉज कैंसर। एंड लास्ट में आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल में एक तो आते हैं हमारे वायरल ऑन्कोजीन्स, मैंने बताया था ऑन्को वर्ड इज रिलेटेड टू कैंसर। तो जो जिन वायरस की वजह से कैंसर हो रहा है, तो वायरस में जेनेटिक मटीरियल ही तो है मेन, तो वायरस के जीन्स को वायरल ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। और वो कौन से वायरस हैं बच्चों जिनकी वजह से कैंसर होता है? एग्जाम्पल वन इज EBV, एब्स्टीन, थोड़े से डिफरेंट नेम्स हैं, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे पहले। एब्स्टीन बार वायरस, कभी कभार पूछ सकते हैं आप लोगों से, आपको जस्ट नाम ध्यान रखना है। HPV, बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा इन वायरसेस के नाम। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। और एक बच्चों ल्यूकीमिया वायरस भी होता है नो, ल्यूकीमिया वायरस, स्पेशली T सेल ल्यूकीमिया वायरस। इनमें से किसी की भी डिटेल में नहीं जाना है बच्चों, आपको सिर्फ जस्ट नाम याद रखने हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर जो हम सबके अंदर है,
अपन सबकी बॉडी में, आप लोगों ने कभी सुना हो या इस तरह का आर्टिकल पढ़ा हो कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि हम सबकी बॉडी में जो जीन्स हैं उनमें से कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट वो सीक्वेंस हम सबकी बॉडी में इनएक्टिवेटेड हैं, हमारी बॉडी में वो एक्टिवेटेड नहीं है। मतलब इनएक्टिवेटेड है मतलब वो कुछ नहीं करती हैं, वो चुपचाप पड़ी हुई हैं, है ना, जस्ट लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन्स, यू समझ लीजिए, साइलेंट जीन्स की तरह वो पड़ी हुई है। मतलब साइलेंट जीन्स अलग होता है, मतलब चुपचाप पड़ी हुई है वो, उनकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है हमको, ठीक है। तो उनको आप कहते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। बट हमारी जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है या जिस तरह का फूड, पेस्टिसाइड्स वाला फूड हम खा रहे हैं या लगातार हम रेडिएशंस के कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो शायद इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस ने इन सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स को, जो कि हम सबकी बॉडी में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े थे, उनको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। और इस वजह से कुछ लोगों को कोई भी हैबिट ना होते हुए भी, ना स्मोकिंग ना चुइंग, ठीक है, और वो फूड भी बहुत हेल्दी खा रहे हैं, घर का ही खाना यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ दीज सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, जिनको सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स शॉर्ट में इनको कहा जाता है सी ऑन्क। आपको नीचे में ऑप्शंस में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। या दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये कुछ नहीं करेंगे जब तक इनको छेड़ा नहीं जाएगा, बट कंटिन्यूसली हमारा लाइफस्टाइल इनको छेड़ रहा है, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंस दैट इज कैंसर, ठीक है। तो ये दोनों बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में आएगा। सेल्यूलर ऑन्कोजीन, दोनों को मिक्स मत कर देना। वायरल ऑन्कोजीन ऑप्शन में होगा, दैट दे आर द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन वायरस, दे एंटर इनटू अ ह्यूमन एंड कॉज कैंसर। एंड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स आर द जीन्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल, दे रिमेन इनएक्टिवेटेड बट ड्यू टू सम फैक्टर्स दे गेट एक्टिवेटेड, ठीक है, क्लियर। स्नैपशॉट लीजिए इसका भी। चलिए, तो कार्सिनोजेंस डिस्कस हो गए हमारे। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट, दैट इज डिटेक्शन ऑफ कैंसर, डायग्नोस्टिक मेथड्स। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है। डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, वो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे कैंसर कंफर्म किया जाता है कि भाई हाँ, इस पर्सन को कैंसर हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट है जो सबसे कॉमन आप लोगों ने सुन रखा होगा, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिक एग्जामिनेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी यू नो क्या होता है, इनकी डिटेल्स हम किसी की भी लिखेंगे नहीं बच्चों, सिर्फ मैं आपको इनका मीनिंग शॉर्ट में बताते जाती हूँ। बायोप्सी में सिंपली क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को ओरल कैंसर हुआ है, ठीक है, तो ओरल कैविटी में कोई प्रोलिफरेटेड ग्रोथ है जिस पे डाउट है, हमें कंफर्म करना है कि ये कैंसरस ग्रोथ है या क्या, तो सिंपली उस एरिया में थोड़ा सा एनेस्थीसिया देकर उसको लोकली मतलब सुन्न करके उसको, और फिर वहाँ से एक छोटा सा टिश्यू एक्साइज करके निकाल लिया जाता है, जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर दिया जाता है प्रेशर वगैरह से, और उस टिश्यू को सोल्यूशन में डालकर उस सैंपल को लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो हमने प्रोसीजर किया, उस टिश्यू को एक्साइज करके निकाला, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी, और फिर उस सैंपल को लेबोरेटरी में सेंड किया फॉर इट्स हिस्टो यानी टिश्यू, पैथोलॉजी की उस टिश्यू में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं हुए हैं, उस टिश्यू में कैंसर सेल्स के फीचर्स को फिर देखा जाता है, क्योंकि कैंसर सेल्स की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं बच्चों, वो नॉर्मल सेल से अलग होते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, एक 9-10 अलग अलग चेंजेस की लिस्ट होती है, बट वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना, वो सब मेडिकल की बातें हैं, ठीक है। वहाँ पर आप पहले अपना सिलेक्शन लीजिए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, देन यू विल नो अबाउट देम, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए उस सैंपल को भेज दिया जाता है। अगर वो सेल्स कैंसरस सेल्स के फीचर्स शो करती हैं, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यस, इस एरिया में कैंसरस ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी तो हम देख नहीं सकते ना, वो कोई माइक्रोस्कोपिक फीचर नहीं है, वो तो फिजियोलॉजिकल फीचर है, तो इसलिए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उन सेल्स में देखे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज सिंपली कॉल्ड बायोप्सी, ठीक है, क्लियर। जब भी किसी का कोई कैंसर से रिलेटेड सर्जरी होती है, मान लीजिए किसी सर्जरी में कोई पार्ट निकाला गया, मान लीजिए गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम था और गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया, तो उसके टिश्यू को बायोप्सी के मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बायोप्सी के लिए लेबोरेटरी में ज़रूर भेजा जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं उसमें होने वाले चेंजेस कैंसरस चेंजेस तो नहीं हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। देन बायोप्सी के बाद एक जो दूसरा कॉमन टेस्ट है, दैट इज ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट में तो सिंपली आपको पता है ब्लड सैंपल लेंगे, जैसे कि अगर ल्यूकीमिया है तो ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ा हुआ आएगा, WBCs का नंबर, ठीक है।
बोन मैरो टेस्ट में थोड़ा सा ये इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है ड्रिल मशीन टाइप का, उससे बोन मैरो में से थोड़ा मैरो वाला पार्ट निकाला जाता है और फिर उस मैरो को लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के लिए सेंड किया जाता है कि उस मैरो में जो सेल्स हैं, जो फॉर्मेशन करने वाली सेल्स हैं, कहीं उनका नंबर बढ़ा हुआ तो नहीं है। इफ़ यस देन इट कन्फर्म द बोन मैरो कैंसर। ठीक है, क्लियर। देन ये तो कुछ बायोप्सी जनरली किन केसेस में ज़्यादा इजी रहेगा, एक्सटर्नल, कोई स्किन कैंसर है, ओरल कैविटी का कैंसर है, ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पर हमारी अप्रोच पॉसिबल है ना। बट जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स कैंसर है या कोई भी पैनक्रियाटिक कैंसर है, तो उनका कंफर्मेशन कैसे होगा? तो इंटरनल ऑर्गन्स का जो कैंसर होता है बच्चों, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो जहाँ पर ना तो ब्लड टेस्ट से हमें पता चलना है कि कैंसर है और बायोप्सी करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में यूज़ किया जाता है क्या, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के लिए या तो एक्सरे किया जाता है। ठीक है, एक्सरे में आपको पता है इट इज़ अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, जिसमें रेडिएशंस एक्सरे की हेल्प से जो टिश्यू का नॉर्मल बॉर्डर्स हैं वो देखे जाते हैं कि टिश्यू के बॉर्डर, जैसे मान लीजिए लंग्स का चेस्ट एक्सरे किया तो उसमें लंग्स में कोई पैचेस तो नज़र नहीं आ रहे हैं हमको, इन्फेक्शंस में भी एक्सरे किया जाता है ना, तो बस एग्जैक्टली वैसे ही कैंसरस ऑर्गन्स में कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं, जैसे उनका बॉर्डर डैमेज होने लगता है, तो उसका जस्ट एक आइडिया लेने के लिए जो फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट किया जाता है दैट इज़ एक्सरे। अगर डॉक्टर को लगता है कि एक्सरे में कुछ डाउट है तो उसकी और क्लियर इमेज के लिए क्या किया जाता है, यू ऑल नो, सिटी स्कैन, है ना। और ज़्यादा क्लियर इमेज के लिए सिटी स्कैन। सिटी स्कैन भी अगेन, सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आप लोगों से बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ 3D रेडियोग्राफ, 3D स्कैन ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सरे रेडिएशंस को यूज़ करके ही एक 3D स्कैन, देखा है अपने सिटी स्कैन में अलग अलग व्यूज़ की 3D इमेजेस होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस होती हैं उस ऑर्गन की, तो वो डॉक्टर को और ज़्यादा क्लियर अप्रोच देता है किसी भी ऑर्गन को स्टडी करने के लिए। तो अगर कुछ भी कैंसरस चेंजेस हो रहे हैं तो वो सिटी स्कैन में एक्सरे से भी ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर और बेटर व्यू चाहिए और कन्फर्म करना है तो फिर डॉक्टर विल गो फॉर MRI, दैट इज़ मैग्नेटिक, नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंडर होता है, रेजोनेंस का प्रिंसिपल यूज होता है इसमें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये भी अगेन एक 3D व्यू है, ऑर्गन के स्कैन्स होते हैं इसमें, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हेल्प से इमेजेस ली जाती हैं, तो वो और ज़्यादा क्लियर रिजोल्यूशन होता है उन इमेजेस का, तो वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है MRI में कि यस इस ऑर्गन में कैंसर है कि नहीं, जो भी चेंजेस हैं वो क्लियरली वहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, तो सिंपली इन सब की ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है बच्चों, थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने इन सब के बारे में आपको दे दिया। तो इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पहले एक्सरे किया जाता है, फिर सिटी स्कैन और फिर सबसे लास्ट में MRI से कंफर्मेशन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है टेस्ट, जो है वैसे मेजर टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए, बट NCERT में लिखा है कि आजकल कुछ एंटीबॉडीज़ भी डेवलप की गई हैं जिनके हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कैंसरस सेल्स बॉडी में है या नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कैंसर सेल्स के जो एंटीजेंस होते हैं बच्चों वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। कैंसर सेल्स के जो एंटीजेंस सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो सेल के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तो उन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विच आर डेवलप्ड इन लेबोरेटरी। तो यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं, एक टेस्ट लिख सकते हैं एंटीबॉडीज बेस्ड डिटेक्शन, एंटीबॉडीज बेस्ड, बाई चांस नीट में ऑप्शन में हो एंटीबॉडीज बेस्ड डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है, क्लियर। और एक लास्ट आप लिख लीजिएगा इसमें, एक आपके बुक में दे रखा है डिटेक्शन ऑफ जीन्स यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि ये सारा खेल आपको समझ में आ गया होगा जीन्स का है। यहाँ पर जीन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जीन्स में डिस्टर्बेंस हुआ है, जीन्स में म्यूटेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जीन की सीक्वेंस भी चेंज हुई होगी। तो उन स्पेसिफिक जीन को अगर हम बहुत इनिशियल स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लें, है ना, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका स्कैन लेकर एक बार जीन्स को स्टडी कर लिया जाए और पता लगे कि यहाँ पर ये कैंसर कॉजिंग सीक्वेंस है जीन की, तो उसको वहीं पर ट्रीट किया जा सकता है। तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जीन्स डिटेक्शन भी डेवलप किया गया है, डिटेक्शन ऑफ जीन्स
यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों रीसेंट टेस्ट हैं जो कि कैंसर के लिए इन अर्ली स्टेज डिटेक्शन के लिए किया जाता है ये। ठीक है, और इससे पर्सन को मतलब उनको आगाह कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपकी बॉडी वल्नरेबल है, तो यू हैव टू अवॉइड स्मोकिंग एंड ऑल हैबिट। वैसे हर किसी को करना चाहिए, बट स्टिल जिनकी बॉडी में कैंसर कॉजिंग जीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑलरेडी, वैसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स सब में होते हैं, बट जो एग्जैक्टली कैंसर कॉजिंग सीक्वेंसेज हैं अगर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं तो फिर उनको वो बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये आपके हुए डायग्नोस्टिक मेथड्स फॉर कैंसर। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। और लास्ट में हम आ जाते हैं बच्चों कैंसर के ट्रीटमेंट पर। वैसे तो यू नो कि कैंसर का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर एक बार मैलिग्नेंट ग्रोथ हो गई है बॉडी में तो फिर वो मेटास्टेसिस शो करेगा, अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। बट येस, मेडिकल फील्ड में कई सारे ऐसे मेथड्स इनोवेट किए गए हैं जिनकी हेल्प से एटलीस्ट कैंसर को कुछ समय के लिए उस स्टेज पर रोका जा सके। ठीक है, और पेशेंट की लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जा सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, बट अगेन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है कैंसर का। तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं जिनसे कैंसर को ट्रीट किया जाता है? एक है सर्जरी। मतलब सर्जरी हर केस में पॉसिबल नहीं है, बट जहाँ पर कैंसर अभी बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट नहीं किया है, जैसे ओरल कैंसर है, आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों का पूरा जॉ निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सर्जरी में बट ऑब्वियस देयर इज अ लॉस ऑफ टिश्यू। ब्रेन कैंसर में कोई पर्टिकुलर ऐसा पार्ट है ब्रेन का जिसको निकालना पॉसिबल है, उसके कोई ना कोई बॉडी पे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट फिर भी उस ग्रोथ को वहाँ रोकने के लिए, उस मेलिग्नेंसी को वहाँ रोकने के लिए रिमूवल कर दिया जाए अगर उस पार्ट का, तो दैट इज द सर्जरी। सर्जरी के अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है, यू ऑल नो, रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस। कितनी गजब बात है ना, रेडिएशंस कैंसर कॉज भी करती हैं और उन्हीं रेडिएशंस को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करके कैंसर को ट्रीट भी किया जाता है अंडर द रेडियोथेरेपी। ठीक है, बट बहुत कंट्रोल्ड वे में, ऐसा नहीं कि बस रेडिएशन दे दिए। इसके लिए पूरे एक्सपर्ट होते हैं, अलग से कैंसर में भी सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, ऑन्को सर्जन अलग होते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी से रिलेटेड जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो अलग होते हैं, वो मेडिसिन के थ्रू, जो कीमोथेरेपी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, कीमोथेरेपी में क्या होता है, ड्रिप्स के थ्रू इंट्रावीनसली मेडिसिन दी जाती हैं बॉडी में। ठीक है, और वो एक्चुअली में टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं बच्चों, जिनसे सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। बट क्योंकि हमारी ही सेल हमारी दुश्मन बन चुकी हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हार्मफुल टॉक्सिन्स बॉडी में इंजेक्ट करने पड़ते हैं, और उनका साइड इफेक्ट्स आप सबको पता है। कीमोथेरेपी की वजह से पर्सन विल लॉस हेयर्स। ठीक है, देन कीमोथेरेपी के अलावा लास्ट इज द इम्यूनोथेरेपी। ये सबसे रीसेंट और सबसे अच्छी अप्रोच है। इंडिया में बहुत कॉमन तो नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि है ही नहीं, यस अवेलेबल है। ठीक है, बट ये बहुत अच्छी अप्रोच है, बिना साइड इफेक्ट्स के यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अभी हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले सर्जरी। सर्जरी में मैंने आपको क्या बताया, रिमूवल यानी एक्सिजन ऑफ अफेक्टेड, यानी जो भी अफेक्टेड टिश्यू या ऑर्गन है उस पार्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अफेक्टेड टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, बट बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है बच्चों, कैंसर में ना तीनों को हमेशा कंबाइंड अप्रोच में यूज़ किया जाता है। जब भी किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो पहले कोशिश करते हैं कीमोथेरेपी से उस कैंसर, वो जो कैंसरस पार्ट है उसके साइज को श्रिंक करने का, कि जितना हो सके कैंसर की जो बाउंड्रीज हैं, जो सेल्स हैं, वो थोड़ी बहुत तो केमिकल से डिस्ट्रॉय हो जाएं। फिर वो जो पार्ट रह जाता है उस पर रेडिएशंस एक्सपोज किए जाते हैं। ठीक है, जो रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो रेडिएशंस की कितनी डोज कैलकुलेट करते हैं, किस एंगल से वो डोज जाएगी, फिर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। बट ऑब्वियस इस पूरे मेथड में कुछ नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होती हैं, और फिर जो रह जाता है लास्ट में, जो एकदम कंसाइज टिश्यू रह जाता है, उसको बॉडी से सर्जिकल तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में कैंसर के ट्रीटमेंट में तीनों की कंबाइंड अप्रोच यूज़ होती है, ना कि तीनों अलग अलग। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। कैंसर वैसे ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसकी डिटेल्स जानने में हमें मज़ा आता है, बट वी हैव टू कन्फाइन टू आवर टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी में क्या बताया मैंने, कंट्रोल्ड डोज ऑफ रेडिएशंस। अलग अलग डोज होती हैं, क्योंकि रेडिएशंस क्या करती हैं, लीथल है ना सेल्स के लिए, तो वो सेल्स को ख़त्म कर देंगी, बट साइड इफेक्ट भी होगा, नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होंगी। कंट्रोल डोज ऑफ रेडिएशंस आर
are controlled dose of radiations are used to kill tumor cells. ठीक है, बट साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया नॉर्मल सेल्स पे भी इसके इफेक्ट्स होंगे, स्कार मार्क्स रह जाते हैं पेशेंट के, बहुत ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट बच्चों इजीली नहीं होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी में क्या कर रहे हैं हम, सम टॉक्सिक ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। अब क्योंकि ब्लड में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक ड्रग्स नॉर्मल सेल्स तक भी पहुंचेंगे टू किल ट्यूमर सेल्स। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है एक तो बच्चों एनीमिया, क्योंकि ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं ना, इसमें जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, 11th में आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा हो तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है एक तो हमारी आरबीसी और एक हमारी हेयर फॉलिकल्स। तो जब भी कीमोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है तो हेयर लॉस और एनीमिया, सिर्फ एनीमिया ही नहीं, आरबीसीज के साथ साथ डब्ल्यूबीसीज का नंबर भी कम होने लगता है, न्यूट्रोपीनिया भी हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स में एनीमिया और हेयर लॉस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीट में बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये। यहाँ पे कुछ टॉक्सिक ड्रग्स के एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विंसारोजिया, सदाबहार का जो प्लांट है ना, उसी से ये ड्रग्स आइसोलेट किए जाते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एक्सेट्रा। ठीक है, एंड लास्ट इम्यूनोथेरेपी विच इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है बच्चों, आप सोचिए एक बार को कि अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी कैंसरस सेल्स को पहचान ले और उन पर अटैक कर दे, सिर्फ कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई कर ले कि अच्छा ये कैंसर सेल है, ये बॉडी में दिक्कत क्रिएट कर रही है, तो चलो इन्हीं को पकड़ के मार दिया जाए, वो उनको अपना दुश्मन समझ के उनको किल करना शुरू कर दे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कैंसरस सेल्स ही मरेंगी, नॉर्मल सेल्स को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह की जो थेरेपी है, तो किसी भी तरह हमें, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली ऐसा करता नहीं है, क्योंकि हम जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं है इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ नॉर्मल बॉडी, है ना। तो इसलिए जो सबसे रीसेंट अप्रोच है इम्यूनोथेरेपी, यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप किए गए हैं बच्चों, जिनको कहा जाता है BIRM। यहाँ पर जो केमिकल्स डेवलप किए गए हैं उनका नाम है BIRM, दैट इज बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। बायोलॉजिकल, ध्यान से पढ़िए नाम क्या है, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, दे आर इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ठीक है, तो BIRM को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और ये केमिकल्स हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं टू आइडेंटिफाई द कैंसरस सेल्स एंड किल देम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नॉर्मल सेल्स। ठीक है, क्लियर। तो BIRM का जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखेंगे, अल्फा इंटरफेरॉन। मैंने आपको जब बैरियर्स पढ़ाए थे फिजियोलॉजिकल, ध्यान है, तो साइटोकाइन बैरियर्स में हमने एक टर्म डिस्कस किया था इंटरफेरॉन। तब मैंने आपको कहा था कि सेम टर्म आप कैंसर में भी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी में आपने पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी पे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो इंटरफेरॉन्स बनाती हैं, और वो इंटरफेरॉन्स अलार्म बेल की तरह नॉर्मल सेल्स को सिग्नल देते हैं कि इम्यून हो जाओ, वरना वायरस तुम पे भी अटैक कर देगा। ठीक है, तो उसी कैटेगरी के कुछ सब्सटेंसेस हमने लेबोरेटरी में डेवलप किए हैं, इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, जिन्हें एज अ बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। ये क्या करते हैं, दे मॉडिफाई द इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई cancer cells and kill them। कैंसर सेल्स को पहचानो और उन्हें मारो, जिससे नॉर्मल सेल्स को कोई डैमेज ना हो और वो सेल्स जो ये वाली हमारी कैंसर सेल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, बट इम्यूनोथेरेपी अगेन काफ़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, काफ़ी लिमिटेशंस हैं, ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से अभी हर कंट्री में कॉमन नहीं है। जब ये थेरेपी बहुत कॉमनली आ जाएगी तो आई थिंक कैंसर कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं रहेगी। हालांकि इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस होंगे, किन किन केसेस में कैंसर को ये सही कर सकती है, क्या क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें बात की बात है, वो सब पढ़ने के लिए आपको अगेन ऑन्कोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पहले नीट क्रैक करना पड़ेगा, सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ
कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको सारे नोट्स भी बनवा दिए हैं इसके। एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में थी, जो आपने मैकेनिज्म जहाँ पैथोफिजियोलॉजी बच्चों लिखा था, नोट किया था, एक टेबल हमने बनाई थी, वहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर देना बाद में नोट डाल के, कि कैंसर सेल्स कॉम्पीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर फूड एंड एनर्जी, सो दे डू नॉट गिव द चांस टू ग्रो देम ऑल्सो। कैंसर सेल्स क्यों हार्मफुल है हमारे लिए? क्योंकि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल से कॉम्पीट भी तो कर रही है ना फूड के लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी, दोनों ही वजह से कॉन्टैक्ट इनिबिशन लॉस्ट हो गया, टेलोमेरेज एक्टिविटी हाई है, तो वो फूड के लिए कॉम्पीट करेंगी और नॉर्मल सेल्स इस वजह से मरने लग जाएंगी। नॉर्मल सेल्स डाई बिकॉज ऑफ स्टार्विंग, ठीक है। लिख लीजिए नोट्स में, ऐड करिए। मैं बोल देती हूँ ये स्टेटमेंट, पैथोफिजियोलॉजी में ऐड करना है आपको, ठीक है। कैंसर सेल्स ऑल्सो कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल्स, ठीक है। कैंसर सेल्स ऑल्सो कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल्स फॉर फूड एंड एनर्जी, so normal cells start to die because of starvation, ठीक है, clear? starvation that is deficiency of food, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर, दैट इज़ अबाउट द कैंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह ये डिजीज़ हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए, और इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है कि प्रिवेंशन हमारे हाथ में है। हाँ ठीक है, हम एक लिमिट तक रेडिएशंस और टबैको च्यूइंग इन हैबिट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे ये डिजीज़ हमें ना हो, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एड्स और कैंसर दोनों डिजीजेस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके।